यूँ तो पाकिस्तान में कोई एक सहाफ़ी भी महफूज नहीं। किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब कौन सी बात किस बासर शख्स को बुरी लग जाए और कहाँ किस जगह हमें या तो गायब कर दिया जाए या हमारी जान ले ली जाए। सहाफ़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लापता हो, शहीद कर दिया गया हो या अटेम्प्ट मर्डर हो, बस कहानी चलती रहती है, कुछ भी सॉल्व नहीं होता। अरशद शरीफ की शहादत हो या हामिद मीर पर कातलाना हमला या मुदस्सिर नारो की गुमशुदगी, बस नाम नहाद तहकीकात चलती ही रहती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि सहाफ़ी को किस खबर के बायस डराया गया, धमकाया गया या फिर मौत के घाट उतार दिया गया, मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सहाफ़ी बज़ाहिर तो ज़ाती दुश्मनी में मारा जाता है, लेकिन असल महरक़ात का अंदाज़ा नहीं हो पाता, क्योंकि या तो गिरफ्तारियां नहीं होती या तो केस इतना लंबा चलता है कि सब भूल जाते हैं, या अगर गिरफ्तारी होती भी है तो केस का रुख ही बदल दिया जाता है। वजह सादा है, सहाफ़ी को किसी भी रीज़न से मारा जाए, अगर कातलों का पता ना चले तो समझ जाएं मोरलेस पूरी स्टेट इन्वॉल्व है, और अगर कातलों के नाम सामने आ जाएं लेकिन फिर भी गिरफ्तार ना हो तो समझ जाएं अगेन स्टेट ही इन्वॉल्व है। अब लोग कहेंगे कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। नहीं जी, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई और बाअसर मुलविस भी है तो क्या वो कानून और रियासत से बालातर है? तो इसलिए कान को कितना भी घुमा के पकड़ लिया जाए, वजह कत्ल सिर्फ सहाफ़ी का काम ही होता है या सहाफ़ी की जानिब से उठाई जाने वाली मौसर आवाज़ का डर, और घूम फिर कर आपको हुकूमत या रियासत ही ज़िम्मेदार या मुलविस या कातलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करती हुई नज़र आएगी। इसी तरह की है आज की कहानी, जहां सिंध की सियासत, बरादरी की मसलहतें और मजबूरियों ने एक बहुत बड़े जुर्म को महज एक कहानी बना दिया है। मैं हूं शीरीन असाद और आप देख रहे हैं बुलज़ाई। कहानी है सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की। कहानी है जान मोहम्मद महर की। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। जान मोहम्मद महर, जिसने 90 की दहाई में अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। जान मोहम्मद महर ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा रोज़नामा काविश और KTN न्यूज़ के लिए सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अदा करते हुए गुजारा, जो कि इनके मौत के साथ ही इख्तिताम पजीर हुआ। जान मोहम्मद महर एक बेहतरीन दोस्त, दिलेर और ज़िम्मेदार सहाफ़ी और साथ ही दो नौजवान बेटियों का बाप था। हुआ यूँ कि 13 अगस्त की शाम जान मोहम्मद महर सक्खर में अपने ऑफिस से कार में सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तो क्वींस रोड पर उसके लिए 6 लोग 3 अलग अलग बाइक्स और 3 अलग अलग जगहों पर इंतज़ार कर रहे थे। और जाहिर है जब तैयारी इतनी अच्छी हो तो जान मोहम्मद का बच निकलना मुश्किल था। बज़ाहिर इस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया गया है। बज़ाहिर जिन्होंने मारा उन्होंने कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और ये एतराफ़ किया है कि हमने बदला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे बदला कैसा? इसके लिए हमें सक्खर से निकलकर जाना पड़ेगा चक। चक एक शिकारपुर का छोटा सा गांव है। ज़्यादातर महर बरादरी के लोग यहाँ के करता धरता हैं और जान मोहम्मद महर का ताल्लुक़ भी इसी बरादरी से था। और जो सिंध की सियासत को गहराई से समझते हैं तो उनको ये बखूबी अंदाज़ा होगा कि चक की सियासत अहमियत ना होने के बावजूद बहुत अहम है, क्योंकि पन्नो आकिल के कनेक्शन हाल ही में चक से कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। और वैसे भी शिकारपुर और उसके कच्चे की वजह से हमारी इक़्तिदारी हलकों में
स्ट्रेटेजिक डेप्थ की अहमियत रखता है। शेख हो या महर, तो कहानी है इस छोटे से गांव में छोटे से इंसान शेरू महर, जुम्मो महर और दीगर की, जिनके नाम मैं आखिर में तफसील से बताऊंगी। हुआ ये कि शेरू महर की अपनी ही भांजी ने उसके बेटे से शादी से इनकार कर दिया। अब इस पर शेरू और उसके बेटे की मर्दानगी जाग चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारे किस्से से जान मोहम्मद का क्या ताल्लुक़। अब एंट्री होती है जान मोहम्मद महर के भतीजे की, जिसका नाम है इमरान महर, जो जान मोहम्मद के बेटे की तरह था। अब ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसका असर ज़्यादा होता है या थोड़ा बढ़ता है, वो शख्स अपनी बाहें ज़रूर फैलाता है। लेकिन जैसे दुनिया का ये भी दस्तूर है कि जिसने मेहनत से वो मकाम हासिल किया होता है, सिर्फ उसी को उस ताकत को सही इस्तेमाल करना आता है। नया खून, नया जोश हमेशा काम ख़राब कर देता है। तो जान मोहम्मद के बेटे नुमा भतीजे ने ज़मीन खरीदी कच्चे के इलाके में बहुत सस्ते दाम पर। इसलिए सोचा कि कुछ दिनों बाद बेच दूंगा और कुछ मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जान मोहम्मद ने अपने भतीजे को कहा था कि कच्चो मतलब डच्चो। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस बात का इमरान को बखूबी इल्म था कि ये ज़मीन मुतनाज़ा है, इसलिए कम कीमत पर ख़रीदी उसने। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि इसके भतीजे ने ये काम सिर्फ़ जान मोहम्मद के असर रसूख और बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ गहरे ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए किया था। अब आप सोच रहे हैं ज़मीन पर क्या तनाज़ा था। दोबारा एंट्री होती है शेरल या शेरू महर की। जब इमरान ज़मीन पर ट्रैक्टर वगैरह लेकर पहुंचा तो वहां शेरू महर अपने लोगों के साथ पहुंचा और अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए उसने इमरान को बताया कि आप इस ज़मीन को ख़रीद नहीं सकते। इमरान ने पूछा क्यों, क्या बातें कर रहे हैं, मैंने ये ज़मीन कानूनी तौर पर ख़रीदी है और ये रहे इसके कागज़ात। शेरू ने कहा कि भाईजान, ज़मीन आप इसलिए नहीं ख़रीद कर सकते क्योंकि इस ज़मीन के जो मालिक हैं, जो मेरे अपने ख़ानदान के हैं, उन्होंने मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाई। यही वजह है कि आप इस ज़मीन को काश्त नहीं कर सकते। मतलब आप ख़ुद बताएं कि ऐसे बंदे को एक चमाट मारनी चाहिए या नहीं। यानी कि ये क्या बात हो गई कि कानून बड़ा है या कि भैंस। खैर, उस दिन तो एक दूसरे को धमकियाँ देते हुए ये निकल गए। लेकिन फिर अगले दिन जब ट्रैक्टर चलना शुरू किया, शेरू, जुम्मो और बाकी लोग वहाँ पहुँचे। इस बार वो खाली हाथ नहीं थे बल्कि हथियारों के साथ थे। और आते ही जान मोहम्मद के ख़ानदान के 18 साल और 17 साल 2 बच्चों को सीधे गोलियां मार दी। जवाबी वार में शेरू महर के बेटे को भी गोलियां लग गईं। जान मोहम्मद महर के दोनों रिश्तेदार जो बच्चे थे वो ज़िंदा बच गए, मगर शेरू का बेटा मारा गया। ये मसला उस वक्त तो जान मोहम्मद ने हल करवा लिया, पुलिस आ गई, फायरिंग बंद करवा दी, झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन शेरल या शेरू का बेटा तो मारा गया था। अब यहाँ शेरल ने पुलिस में FIR दर्ज करवा ली और जिन्होंने मारा था यानी जान मोहम्मद का भतीजा और उसका साथी, वो कहीं जाकर छुप गए। अब जाहिर है कोशिश शुरू हुई कि इस मसले को कानूनी हवाले से हैंडल करने के बजाय पंचायत वाले तरीके से हल किया जाए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, कहानी में जान मोहम्मद महर अभी भी ज़िंदा है। हाँ, तो जहाँ पंचायत आ जाती है वहाँ सियासत आ ही जाती है। अब एंट्री होती है इस इलाके के बाअसर की, लेकिन खौफ और मसलहत का आलम यह है कि कोई ऑन रिकॉर्ड इस बाअसर शख्स का नाम लेने को तैयार नहीं। लेकिन जैसे वडेरा सिस्टम में होता है कि ये शेरल यानी शेरू जैसे लोग किसी वडेरे की ज़मीनों को संभालते हैं, उन पर काश्तकारी करते हैं, इस तरह वडेरे को ज़मीनों की सिक्योरिटी भी मिल जाती है, मुनाफा भी मिल जाता है और शेरू जैसे गुंडों को पनाह भी मिल जाती है। तो इसी तनाजुर में हमारे सोर्सेज ने बताया कि शेरल यानी शेरू महर वाले अयाज महर नामी एक शख्स है जिनका ताल्लुक़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती पार्टी PPP से काफ़ी अच्छा है। उनकी ज़मीनों पर किसान हैं। तो ये अज्यूम करें कि अयाज महर या अयाज महर जैसे किसी बाअसर शख्स ने पंचायत और जरगा बिठाया। वहाँ पे सिर्फ बहस एक ही पॉइंट पे हुई कि जान मोहम्मद महर अपने भतीजे और उसके साथी को पुलिस के हवाले करे। जान मोहम्मद ने कहा कि मेरा भतीजा किसी की पनाह में है। वो जैसे होता है ना, कबायली जरगे में किसी की जान का तहफ़्फ़ुज़ कोई भोतार उठा लेता है और कहता है कि अब ये मेरी पनाह में है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा।
यहाँ भी कुछ इसी तरह का निज़ाम था। तो खैर जानमंद महर ने अपने भतीजे को पुलिस के हवाले तो नहीं किया, लेकिन उसके साथी को हवाले कर दिया। और अब क्योंकि इन्होंने भी 2 ज़ख्मी किए थे और लड़ाई की पहल भी इन्होंने की थी, तो इस बिना पर जानमंद महर को उस बासर की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि मामला अब हल हो चुका है, क्योंकि गलती शेरू वालों की भी है और आपने एक बंदा हवाले कर दिया है, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन अब तो सियासत आ गई थी बीच में, और जब सिंध की सियासत बीच में आ जाए तो ना रहम होता है और ना ही कोई उसूल। और फिर इस तरह जानमोहन महर एक दिन अपने ऑफिस से घर जा रहा था तो अचानक उस पर फायरिंग हो गई। जो 6 लोग मारने आए थे वो बाइक्स पर आए थे और आगे चल के उनके लिए एक गाड़ी खड़ी थी, जहां इनके लिए कश्ती तैयार खड़ी थी। वो कश्ती में बैठे और पानी क्रॉस करके कच्चे के इलाकों में घुसकर बैठ गए। और उस तरह कुछ दिन बाद इन कातिलों की फैमिलीज़ भी उसी कच्चे के इलाकों में शिफ्ट कर दी गई, और अब तब से वो कातिल कच्चे के इलाकों में बैठे हुए हैं। अब आते हैं इस केस के कानूनी जाविये पर। हमले के बाद जब जानमोहन महर को अस्पताल लाया गया तो सबसे बड़ी बात ये थी कि FIR दर्ज हो, और अगर वो दर्ज होती है तो भाई भतीजे की तरफ से दर्ज हो या बीवी की तरफ से दर्ज हो। ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें कहानी के एक दिलचस्प किरदार ने अपने आप को बेनकाब कर दिया। वहाँ अस्पताल जहाँ पे एक तरफ फैमिली के लोग मौजूद थे, यानी भाई, भतीजा, बेटियाँ, बीवी, वहीं पे लाला असद पठान भी मौजूद थे। लाला असद पठान सहाफ़ी हैं और ज़ाहिर है जानमोहन महर भी सहाफ़ी थे, तो सहाफ़ती नुमाइंदगी करने लाला असद पठान वहाँ मौजूद थे। वहीं ये वकालत भी लाला असद पठान कर रहे थे कि जो FIR है वो बीवी की मदियत में दर्ज हो, और ना सिर्फ बीवी की मदियत में दर्ज हो पर उसमें गौस बख्श महर का भी नाम डाला जाए। गौस बख्श महर शिकारपुर का काफ़ी बड़ा नाम है और इनका बेटा शहरयार महर काफ़ी बार इलेक्शन से इसी चक वाले इलाके से जीतता हुआ आया है। खैर तो मसला हल हो गया, क्योंकि फैमिली इस नतीजे पर पहुंची कि FIR भाई की मदियत में दर्ज होगी और नाम सिर्फ उन्हीं लोगों के आएंगे जिन्होंने मारा है, यानी कि शेरल महर, जुम्मो महर, नासिर महर, कुर्बान महर, रोशन महर, गुलजार महर, मीर मोहम्मद महर। और यहीं से SSP संघार मलिक ने इस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया। सब ने मान लिया और SSP संघार मलिक साहब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, और फिर सक्खर में SSP इरफान समो को पोस्ट कर दिया गया। और बकौल इरफान समो के कि वो कातिलों के बहुत ही करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो गिरफ्तार फिर भी नहीं हुए और SSP इरफान समो को वहां से फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर एक JIT, दूसरी JIT और फिर फाइनली एक तीसरी JIT बनाई गई। लेकिन अप्रैल 2024 से लेकर आज तक इन JIT का कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। आएगा भी कैसे, क्योंकि इस JIT में शामिल अफसरान के डिस्ट्रिक्ट इतने दूर हैं कि अगर 1 महीने में भी ये मिलकर एक मीटिंग कर लें तो वो भी गनीमत है। और भाई ये तो जाहिर है जितने ज़्यादा मेंबरान उतनी ही ज़्यादा रिपोर्ट लेट। केयर टेकर गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ का कहना था कि हम बहुत ही करीब हैं कातिलों के और जल्द ही कातिल गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब की सिर्फ बातें थी, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। देखिए ये धरने देने का फ़ायदा कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कौन सा प्रेशर करें। 3 माह हो गए हैं, लेकिन एक कच्चे में घुसे हुए वहाँ रोज़ाना पोजीशन बदलता है, रोज़ाना हम उसके पीछे लगे हुए हैं। पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर कल मैंने SSP से बात की है, DIG से बात की है, मुझे यकीन है कि 1 हफ्ते में, इस अपकमिंग हफ्ते में इंशाल्लाह ज़रूर हमें आपको अच्छी खबर देंगे। थैंक यू सर। खैर केयर टेकर गवर्नमेंट जब थी कुछ फिर भी काम, कुछ तफसीलात बताई जाती थी, लेकिन इस वक्त तो ऐसी खामोशी है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मेरा तजस्सुस मुझे सक्खर ले गया और वहाँ पे मैंने सहाफ़ियों, पुलिस अफसरान और जो भी इससे रिलेटेड लोग थे उनसे मुलाकातें की। उस वक्त के SSP संघार मलिक और जिन्होंने ये दावा किया कि वो कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, यानी SSP इरफान समो, उनसे भी मैंने बात की। मैंने साथ साथ हमारे ज़राए के मुताबिक जिन लोगों के नाम कोट किए हैं उनसे भी बात की, यानी लाला असद पठान और अयाज़ महर, और हमने उनको पूरा मौका दिया कि उनका मौक़ूफ़ क्या है उनके किरदार के हवाले से, जिसमें से लाला असद पठान ने हमें अपना मौक़ूफ़ दिया जो हम आपके सामने रखेंगे। और अयाज़ महर साहब से हमने मुस्तकिल रब्ता करने की कोशिश की
اس کے علاوہ میں نے جان موہن مہر کے دونوں گھر یعنی چک جو شکارپور کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ اس کا بھتیجا اور بھائی بہنیں رہتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کی، ساتھ ہی سکھر میں اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں سے بھی ملاقات کی۔ اور جب اس کیس کی مکمل تصویر میرے سامنے آئی تو تجسس کم ہونے کے بجائے اور مزید بڑھ گیا۔ جو سندھ کے پولیٹیکل اور جرنلسٹک ڈائنامکس سمجھتے ہیں ان کو یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس صحافی کی اسٹرنگز کون سا سیاستدان پل کر رہا ہوتا ہے اور پھر ان سیاستدانوں کو پنو عاقل یا ملیر سے کون چلا رہا ہے یا کون سپورٹ کر رہا ہے۔ شکارپور ضلع مشہور زمانہ ہے جہاں پر پنو عاقل سے تعلقات اچھے رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں رہی ہیں۔ پنو عاقل یعنی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شکارپور، گھوٹکی وغیرہ میں ویسے بھی بہت دلچسپی رہی ہے، کیونکہ کچے کے علاقے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کو پالنے میں یہ شکارپور والے کچھ بھوتار سپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پنو عاقل صرف اسی کو سپورٹ کرتا تھا جو اس کی بیعت کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک چک پہ کنٹرول ہمارے غوث بخش خان مہر اور شہریار مہر کا تھا، اور ظاہر ہے کہ پنو عاقل یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب تھے یہ لوگ، اور یہ ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی پوری طرح سے بیعت کر چکی ہے پنو عاقل کی، اور اسی وجہ سے شکارپور کے سیاسی ڈائنامکس بھی بہت ہی چینج ہوئے ہیں، خاص کر کے چک والے علاقے کے، اور اب وہاں پہ غوث بخش مہر کا کم اور ایاز مہر کا اثر رسوخ زیادہ ہے، اور ایاز مہر صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جان موہن مہر خود بھی ایک مضبوط اور نامور صحافی تھے، ان کے بااثر اداروں کے ساتھ رابطے تھے، خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جان محمد مہر کا جھکاؤ غوث بخش مہر کی طرف زیادہ تھا۔ اسی طرح سکھر کی مقامی صحافت میں ایک اور بڑا نام ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یعنی لالا اسد پٹھان۔ لالا اسد پٹھان جس کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ ہے، یعنی چک میں پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھنے والے کچھ بااثر لوگوں کی طرف ہے۔ لالا اسد پٹھان جب سکھر پریس کلب کے صدر تھے تو ان کو 27 کروڑ روپے سکھر پریس کلب کی بلڈنگ بنانے کے لیے دیے گئے تھے۔ یہ بلڈنگ بنانے کا ٹھیکہ لالا اسد پٹھان نے اپنے بھائی کو دے دیا، اور پھر اگلے انتخابات میں جان موہن مہر سکھر پریس کلب کے صدر منتخب ہوئے۔ صدر منتخب ہوتے ہی ان کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 25 لاکھ روپے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیے گئے، اور جب جان موہن مہر صدر بنا تو لالا اسد پٹھان کے بھائی سے، جو کہ اس بلڈنگ کے ٹھیکیدار تھے، ان سے ان کی پیسوں پہ کی لین دین پہ لڑائی ہو گئی، جس بات پر لالا اسد پٹھان کے بھائی نے جان موہن مہر کو چماٹ مار دی، اور اس کے بعد جب تک جان محمد مہر زندہ تھے وہ کبھی بھی اس سکھر پریس کلب میں نہیں گئے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرے لے کر ایک نیا پریس کلب جو بنایا گیا ہے وہ آخری دم تک وہاں پہ بیٹھتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جان موہن مہر کے اپنے بڑے مضبوط تعلقات ہماری فوجی اداروں کے ساتھ تھے۔ جب کیئر ٹیکر حکومت کا دور آنا تھا تو سمجھا جا رہا تھا کہ جان موہن مہر بھی اس گورنمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ہماری سورسز کے مطابق ان کی باتیں طے ہو چکی تھی کہ آنے والے سیٹ اپ میں ان کو ایک وزارت دی جا رہی تھی۔ جان موہن مہر غوث بخش مہر کے قریب تھا تو وہاں کے مقامی بھوتاروں کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحافی کا مرڈر کتنا بھی آسان دکھائی دے وہ کبھی بھی ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اس کیس میں آپ کو صحافت یا پھر اس صحافی کا پاور وجہ بنتا نظر آئے گا، کیونکہ جان موہن مہر نہ صرف شیرل عرف شیرو مہر کے لیے مسئلہ تھا، مگر وہ صحافی تنظیموں کے باباؤں کے ساتھ ساتھ بھوتاروں کے لیے بھی مسئلہ تھا، کیونکہ صحافتی تنظیمیں ہوں یا مقامی بھوتار، کسی کو بھی پاور شیئرنگ پسند نہیں ہوتی، خاص طور پر اس بندے کے ساتھ جو ایک غریب اور چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی؟ اگر میں کہانی کو سمجھنے کی کوشش کروں تو مجھے کہانی کچھ اس طرح نظر آتی ہے۔ ایک صحافی ہے جس نے اپنے شعور اور اپنی محنت کی وجہ سے اثر و رسوخ حاصل کیا، تعلقات بنائے، اور اپنا ایسا نام بنایا کہ وہاں کے کچھ باواؤں کو ڈر لگنے لگا، اور یہی ڈر اور خوف وہاں
चक में मकामी भोतारों को भी महसूस होने लगा, क्योंकि उसके बेवकूफ़ भतीजे ने सोचा कि कच्चे की ज़मीन ले लेता हूँ और कुछ होगा भी तो चचा जान मोहम्मद देख लेगा। उसके बाद देखा ये गया कि भतीजे ने अपने 2 बच्चे ज़ख्मी करवा के एक को मार दिया। बस यही वो लम्हा था जब तकरीबन हर कोई जान मोहम्मद की उभरती हुई शख्सियत से डर रहा था या अपने बेटे के मरने पर गुस्से में था। ये लम्हा उनके लिए एक सुनहरी लम्हा साबित हुआ। जो किसान मारा गया, उसका बाप जिस भोतार के यहाँ खेती बाड़ी करता है, वही एक जरगा बुलाता है। उस जरगे में एक फ़ैसला होता है और फ़ैसला सबकी तरफ से मान लिया जाता है। फिर भी वो किसान अपने ही भोतार के जरगे में किए गए फ़ैसले को रद्द कर देते हैं और जान मोहम्मद महर को मार देते हैं। और फिर उसी भोतार के दूसरे किसान कातलों को महफूज रास्ता देकर कच्चे की तरफ ले जाते हैं। और फिर अस्पताल में मौजूद सहाफ़ी कहता है कि केस में गौस बख्श खान महर का नाम नामज़द करो, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा वहाँ की मकामी भोतारों को ही होना है। और जो पुलिस अफसर केस को हल करने की कोशिश करता है, उसका तबादला कर दिया जाता है। खैर, जब हमारी लाला असद पठान से बात हुई तो लाला ने हमें कहा कि मेरा जान मोहम्मद की फ़ैमिली के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है। जान मोहम्मद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और इस बात की तस्दीक जान मोहम्मद के घर वालों ने भी की। घर वालों से मुराद जान मोहम्मद की बीवी और बेटियां, लेकिन उसके चक वाले घर और दीगर रिश्तेदारों ने कोई मौकूफ़ नहीं दिया। लाला असद पठान ने कहा कि जान मोहम्मद से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि जब जान मोहम्मद ने प्रेस क्लब आना बंद कर दिया था, तब भी जान मोहम्मद मेरी और जान मोहम्मद की खुद की सालगिरह वाले दिन वो प्रेस क्लब आया था। लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये सालगिरह वाली जो तारीखें हैं, ये जान मोहम्मद की प्रेस क्लब और लाला असद पठान के साथ नाराज़गी से पहले की हैं या बाद में हैं। जब लाला असद पठान से ये पूछा गया कि आपका और अयाज महर का कनेक्शन कैसा है और जिन लोगों ने शेरल उर्फ शेरू महर को गाड़ी फराम की और भागने में मदद की, उनका आपसे क्या कनेक्शन है, तो इस बात पर लाला ने कनेक्शन से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि उन्होंने अयाज महर को कभी सामने से देखा तक नहीं। उन्होंने कहा मुलाकात हुई होगी कहीं, लेकिन मेरा अयाज महर से कोई ताल्लुक़ नहीं। जान मोहम्मद के हवाले से लाला असद पठान ने यह भी कहा कि एक दफ़ा जान मोहम्मद ने मुझे बताया कि मुझे सियासी थ्रेट है, इसलिए मैं कुछ दिन अपनी सियासी एक्टिविटीज़ बंद कर देता हूँ। लेकिन जब हमने लाला असद से पूछा कि जब आपसे जान मोहम्मद इतना कुछ डिस्कस किया तो शेरल और अयाज महर के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, तो उस पर लाला ने कहा कि ये बात कभी डिस्कस ही नहीं की। अगर जान मोहम्मद उस टाइम इस बारे में कुछ बताता तो शायद हम इस मामले का हल तलाश कर लेते। खैर, अयाज महर साहब को जब हमने मैसेजेस किए, उनसे वक्त मांगा, उनके करीबी लोगों से बात की, उसके बावजूद अयाज महर साहब ने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये कहानी शुरू हुई शेरल महर की नाम नेहाद गैरत से कि उसके बेटे को उसके रिश्तेदारों ने उसकी बेटी क्यों नहीं दी। एक छोटा सा किसान चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, जब पता हो कि आगे जान महर का भतीजा है तो गोलियां चलाते हुए वो इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर किसी और के हाथ ना हो। ये वो लूप है जहाँ से कहानी शुरू हुई। अगर पुलिस बर वक्त ये कार्रवाई करती और जिनके पास इस ज़मीन के लीगल डॉक्यूमेंट थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देती तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होती। अफ़सोसनाक ख़बर अमां शेयर क्यों पिया। सखर मां हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल सहाफ़ी जान मोहम्मद महर ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे शहीद थी वियो आहे। सखर में सीनियर सहाफ़ी और सिंधी न्यूज़ चैनल KTN के रिपोर्टर जान मोहम्मद महर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जब मेरी फैमिली से बात हुई और वो फैमिली चाहे जान मोहम्मद महर का भाई भतीजा चक में हो या उनकी बीवी बेटियां सखर में हो, दोनों एक ही बात पे मुत्तफ़िक थे कि ये बज़ाहिर जो 6 नाम हैं सिर्फ ये 6 नाम नहीं, इस कत्ल के पीछे मुहरकात कुछ और हैं। इस कत्ल के पीछे बहुत ज़्यादा बड़े हाथ हैं। पुलिस ने इस केस में आज तक कुछ नहीं किया है। चलें, और नहीं तो जो 6 नाम हैं उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब कई अफसर यानी SSP इरफान समो जो कातलों के करीब पहुंचता है तो उसको क्यों तब्दील किया जाता है, और कौन से सहाफ़ी बाबू की कॉल आती है कि इरफान समो को तब्दील करें? क्यों अस्पताल में खड़े होकर एक सहाफ़ी जिसके कनेक्शंस वहाँ मिलते हैं जहाँ इल्ज़ाम है, वो सहाफ़ी
वहाँ गौस बख्श खान महर का नाम क्यों डालना चाह रहा था? केस का रुख मोड़ने का मकसद क्या था? साथ साथ खुर्शीद शाह साहब ने ये क्यों कहा कि जान मोहम्मद महर के कातिलों के गिरफ्तारी में सहाफ़ी रुकावट हैं? चलें ये भी छोड़ें, ये देखें कि जहाँ पे जान मोहम्मद महर का घर है वहीं से 3 किलोमीटर के आगे वो कच्चा है जहाँ पे जान मोहम्मद के कातिल रह रहे हैं और पुलिस खामोश है। हमारे सोर्सेज ने तो ये बयान किया कि पुलिस के ऊपर दबाव है कि हम कातिल देंगे, लेकिन कहानी सिर्फ कातिलों तक महदूद रहे और इससे आगे नहीं जानी चाहिए। ये कहानी थी भी नहीं, ये एक कत्ल था, वो भी एक नामवर सहाफ़ी का। लेकिन हमेशा की तरह सिंध की सियासत, नाअहलियत, लोगों की मसलहत और बरादरी के मफादात ने एक क्राइम को कहानी बना दिया। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां पे सियासत और मसलहत ने क्राइम की पूरी इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी है।